ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में हम लोग आज आयनिक इक्विलिब्रियम एज अ चैप्टर स्टार्ट करने वाले, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट, जहां पे आयंस जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उस पार्ट को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम का देखिए पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब कभी भी कोई चीज डिसोसिएट करती है, जनरली आपने देखा होगा कि डिसोसिएशन कहां देखने को मिलता है, जब कभी भी किसी सॉलिड चीज को आप कहां डालते हैं, किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो डिसोसिएट करता है। अब डिसोसिएट कर रहा है तो सपोज करिए ये कुछ AB है, तो ये डिसोसिएट कर रहा है इनटू सम A+ एंड सम B-। इस प्रकार से जो डिसोसिएशन होता है वो भी आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में रहता है। अब जहां कहीं भी डिसोसिएशन होगा तो उस डिसोसिएटेड सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, उसका बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में ही ये क्या करता है, डिसोसिएट करता है। तो सबसे पहले लिखें आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, राइट। सम सब्सटेंसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सम सब्सटेंसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। सम सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी while others do not, while others do not, full stop. On the basis of, on the basis of, on the basis of conductance of electricity, on the basis of conductance of electricity, substances are classified into two types. Substances are classified into two types. तो सब्सटेंस कितने प्रकार से क्लासिफाइड है, दो प्रकार से क्लासिफाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, पहला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको जब आप सॉल्यूशन स्टेट में डाल रहे हैं कंडक्ट ना करे। नहीं, कंडक्शन का मतलब क्या है, फिर थोड़ा बेसिक में जाना पड़ेगा। आपने ऐसी बात बोल दी, मुझे फिर थोड़ा सा बेसिक आपका क्लियर करना पड़ेगा। कंडक्ट करने का क्या मतलब है, व्हाट डू मीन बाय कंडक्शन। या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी कब किसी चीज में फ्लो करती है, या फिर एक और तरीके से सवाल को पूछा जा सकता है कि जब कभी भी हम सॉल्यूशन फेज में कंडक्टेंस की बात करते हैं तो वहां पर कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है। जब फ्री मोबाइल आयंस वहां पे प्रेजेंट होते हैं तब आप उसे क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी अगर किसी चीज को मैं किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, डालने के बाद वो डिसोसिएट हो जाए इनटू व्हाट, इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको कैटायन और एनायन कहते हैं, वो फिर क्या हो, दो अलग अलग टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक को कैथोड बोलते हैं और एक को एनोड बोलते हैं। तो पॉजिटिव चीज नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो और नेगेटिव जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो, तो फिर वहां पर एक सर्किट कंप्लीट होगी। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगी, तो वो क्या करेगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि सॉल्यूशन फेज में कंडक्टिविटी कैसे डिफाइन होती है और जो वायरिंग, मतलब जो वायर्स में कंडक्टिविटी होती है उसमें डिफाइन होती है, उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर कोई जानता है तो बताए। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिविटी इन द वायर एंड कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन फेज। वायर में एनर्जी से ट्रांसफर, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग 10th में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, लेकिन वैसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर करता है, उससे होगा। लेकिन सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चल जाएगा, नेगेटिव एक तरफ। चलिए कुछ हद तक सही है, पर बेसिक डिफरेंस यही है कि इन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है, पर सिर्फ थोड़ा सा कहने में हल्का गड़बड़ हो गया इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट में। वहां पर कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल हैं। अब वो वाइब्रेट करे कि मूव करे कि क्या करे, वो तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही पढ़ना है अपने को। पर वहां पर जो कंडक्टिविटी है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है। वेयर एज यहां पर जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, बोथ कैटायन एज वेल एज
एनायन, तो वहां सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है, वेयर यहां पर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है कंडक्टिविटी के लिए। तो ये सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कंडक्टिविटी इन द वायर एंड द कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन। अब कंडक्टिविटी इन द सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तब होगा जब कोई भी सब्सटेंस आप डाल रहे हैं वो टूटे। अगर वो टूटेगा ही नहीं तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे होगा? तो जो जितने अच्छे से टूट सकता है, यानी जो जितना अच्छा से डिसोसिएट कर सकता है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलूंगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छा दिखाए। कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छा दिखाएगा जब वो ज्यादा अच्छा टूटेगा। ज्यादा अच्छा टूटने का मतलब ए बी किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ए प्लस एंड बी माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो एक कंडक्टिविटी तब ज्यादा होगी जब पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन ज्यादा मात्रा में वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ज्यादा मात्रा में टूट सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक मात्रा में टूटते हैं मतलब उसकी डिसोसिएशन कम है उसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो आ गया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। पर जो टूटे ही ना, बिल्कुल वो आयंस में टूट ही नहीं सकता, वो कहां चला जाएगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट, ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्यूशन फेज में जाने के बाद टूटे ही नहीं, तो वो क्या हो गया? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। टूट जाए तो टूट दो प्रकार से सकता है, बहुत ज्यादा टूट सकता है या फिर कम टूटेगा। अगर बहुत ज्यादा टूट रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कम टूट रहा होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखें नॉन इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा लिखें। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस लाइक यूरिया, ग्लूकोज, solution of substance such as urea, glucose, etc. does not contain any ion, does not contain any ion, hence is a bad conductor of electricity, hence is a bad conductor of electricity. Such substance is called non-electrolyte. Such substance is called non-electrolyte. वैसे सब्सटेंस को आप क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा समझ में आ गई? जो अपने सॉल्यूशन फेज में आयन की कमी की वजह से डिसोसिएट ना करे, और जब डिसोसिएट नहीं करेगा तो ना मेरे पास कैटायन होगा ना मेरे पास एनायन होगा, और वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, और उसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिए इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, वो अपने आयंस में टूट जाए, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, इसने अलग से वाटर क्यों बोल दिया? वाटर नहीं बोलता तो क्या होता? वाटर क्यों बोला? नहीं, वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, तो पोलर को डिसॉल्व करता है। अगर कोई चीज पॉजिटिव नेगेटिव में टूट रही, इसका मतलब ही ये पोलर रहा होगा, और पोलर हमेशा किस में डिसॉल्व होता है? पोलर में। तो पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का बेस्ट एग्जांपल या यूनिवर्सल एग्जांपल क्या है? पानी है, इसलिए हमने पानी ले रखा है। लिखिए, डिसॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड electrolytes. Dissolved in water are called electrolytes. Depending upon the extent of ionization, depending upon the extent of ionization, what do you mean by extent of ionization? कितना डिसोसिएट करेगा, कितना ज्यादा टूटेगा। तो जितना ज्यादा टूटेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जितना कम टूटेगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कहानी कुछ इस प्रकार से रहती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट? दीज आर डिसोसिएटेड। उसके नीचे एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, द इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड weak electrolyte. First strong electrolyte, second weak electrolyte. strong electrolyte क्या होती है और weak electrolyte क्या होती है उसको लिखिए। पहला strong electrolyte जिसका extent of dissociation क्या होगा? ज्यादा होगा, वो strong electrolyte लिखें। These are dissociated largely,
these are dissociated largely or almost completely ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 100% डिसोसिएशन होता है, ब्रैकेट में लिखिएगा 100% डिसोसिएशन, माने लगभग पूरा डिसोसिएट कर जाता है। एंड सॉल्यूशन becomes a very good conductor of electricity. Solution becomes very good conductor of electricity is known as strong electrolyte. Is known as strong electrolyte. इसको ही हम क्या कहते हैं? strong electrolyte कहते हैं। Example NaCl, HCl, H2SO4, NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, KCl, KNO3, NH4Cl। मैं वापस से बोलता हूं, NaCl, HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, KCl, KNO3, NH4Cl, ये कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं। और अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि HCl को अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा तो ये क्या होगा? ये डिसोसिएट करेगा H प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस में, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, और इक्विलिब्रियम ज्यादातर किस दिशा में शिफ्ट की रहेगी? इस दिशा में शिफ्ट की रहेगी। H2SO4 एक्वस को अगर आप डिसोसिएट करिएगा तो ये ज्यादातर किस तरह से डिसोसिएट होगा? 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, दिस इज ऑल्सो एक्वस एंड दिस इज ऑल्सो एक्वस। HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्वस को अगर आप डिसोसिएट करेंगे आपको मिलेगा H प्लस एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। इस प्रकार से कई सारे आप इस तरह के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, देखा मैंने भी। तो ये जो डिसोसिएशन है ये इस, अगर इसकी इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये ज्यादातर किस दिशा में रहेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, देन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट लिखें वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएशन करके दिखाने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है ये डिसोसिएशन कैसे होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? दीज गेट नेवर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, दीज गेट नेवर कंप्लीटली डिसोसिएटेड or dissociate up to an extent of 5% or dissociates up to an extent of 5%. Therefore due to absence of iron, these are poor conductors of electricity. These are poor conductors of electricity. Example CH3 COOH एक्वस। अब ये क्या है? ये एक वीक एसिड है तो इसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होता है? कम होता है। H प्लस एक्वस प्लस CH3COO माइनस एक्वस। सिमिलरली एग्जाम्पल और 4-5 लिख लें। CH3COOH कॉमा H3PO4 कॉमा H3PO4 कॉमा H3BO3। H3PO4 किसको बोलेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। H3BO3 बोरिक एसिड। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट। NH4 होल ट्वाइस CO3 हाँ, HCN। These all are a very weak electrolyte। weak electrolyte का तात्पर्य साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, HCN। तो ये सारे के सारे क्या है? दे आर दी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी इनको अगर आप एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये इस तरफ कम जाना चाहते हैं और इसी तरफ ज्यादा रहना चाहते हैं, यानी इनकी एक्सटेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। हेडिंग डालें आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रिया या आयनिक इक्विलिब्रियम।
तो अब देखिए, चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जब हम बात कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं यार ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया मतलब रिएक्टेंट जीरो हो गया। रिएक्टेंट जीरो हो गया तो फिर अब उसमें इक्विलिब्रियम कहां एस्टैब्लिश होना है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब दोनों रहेगा तब ना वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अब ये तो कह रहा है ये कंप्लीटली वहां ही चला जाता है, यहां कुछ बचता ही नहीं है। 100% डिसोसिएशन। इफ देयर इज अ 100% डिसोसिएशन फिर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होना है, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। अरे ऐसा हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी बदल रहा हो और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी बदल रहा हो, तब ना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। पर जब हम कह रहे हैं एक्सटेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या करें, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 5%। 5% है मतलब उस टाइम पे रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। तो ज्यादातर आयनिक इक्विलिब्रिया कहां देखा जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। यानी आउट ऑफ 3 नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, फिर उससे कम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, और सबसे कम नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो डिसोसिएशन ही नहीं होता है। तो वहां तो देखना, वहां पे तो फिर भी लिखा है ऑलमोस्ट, लगभग 100%, लगभग 100 में हो सकता है 99.9 भी हो, तो 0.01 तो रह गया, लेकिन यहां तो हो ही नहीं रहा, डिसोसिएशन ही नहीं हो रहा, तो कहानी अधूरी रह गई। लिखें, इन द सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, in the solution of weak electrolytes an equilibrium is established in a solution of weak electrolytes, an equilibrium is established between ions and unionized electrolytes, between ions and unionized electrolyte। तो अब मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयनिक फॉर्म में जो प्रेजेंट है और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसके बीच में क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, आयनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड के फॉर्म में। अब ये आयन बन गए, तो आयन ये तो मात्र 5% ही टूट रहा है ना। सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, एक यही है वीक, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं इसे कह रहा हूं, तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, थोड़ी देर के मानना ये भी क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या हो रहा होगा? टूट तो रहा होगा, पर यहां पर 95% कंसंट्रेशन होगा और इस तरफ कितना होगा? मात्र 5%, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मैक्सिमम जो डिसोसिएशन देखा जा रहा है वो क्या देखा जा रहा है कि 5% तक ही वो डिसोसिएट कर रहा है। तो मेरे पास रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है, और जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है वहां पर क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इसी को क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सच इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह के इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये जो परसेंटेज है 5% या 100%, वो कैसे निकल कर आता है? जिस फॉर्मूले से वो निकल के आता है उसको बोलते हैं अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज गिवन बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस converted to ion by initial amount। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, AB कन्वर्ट हो रहा है A प्लस प्लस B माइनस में, तो अगर इसका मैंने 100 मोल लिया था, तो इसका अगर 2.5 मोल और इसका 2.5 मोल बना है, तो अल्फा होगा 5/95। 5 मोल और 5 मोल बना है, तो अल्फा क्या होगा? 5/95, और इसको अगर आप इंटू 100 कर देंगे तो ये कितना आएगा बताइए? अच्छा 5/95 बोल रहा हूं, 5/100। इनिशियल अमाउंट 100 ही लिया था, टोटल कितना आ गया? 5%। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई? 5%। अगर आपने इनिशियली कितने मोल ले रखे थे? 100 मोल ले रखे थे, इसके 1 मोल से इस दोनों का 1-1 मोल बनेगा, तो कितना डिसोसिएट कर गया? 5 और 5, तो टोटल डिसोसिएशन 5। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड टू आयन इज 5 मोल, एंड
टोटल जो इनिशियली आपने लिया था वो कितना है 100 मोल, 5/100 इज 0.05 इंटू 100 किया तो कितना आया 5%। तो ये जो फॉर्मूला लिखा ना 5%, ये कहां से पता चलता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो लिखें द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्रैक्शन ऑफ total number of molecules that undergoes ionization or dissociation, that undergoes ionization or dissociation, that undergoes ionization or dissociation is called the degree of ionization or dissociation. Ionization or dissociation is called degree of ionization or dissociation. Degree of ionization or dissociation. It is denoted by alpha. It is denoted by alpha. अल्फा का फॉर्मूला क्या है? देखिए अल्फा क्या लिखा है, अल्फा किससे डिनोट होता है? इसको आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं या समटाइम्स ही कॉल्ड इज एट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? बिकॉज ये आयंस में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. डिसोसिएशन बिकॉज ये टूट रहा है इसलिए डिसोसिएशन. तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन के नाम से जाना जाता है. लिख लीजिए इसको. नोट डाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात लिखिए. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ आयंस that are already present in the solid, the process of separation of ions that are already present in the solid compound is called dissociation, is called dissociation. तो सॉलिड कंपाउंड में जो आयंस पहले से प्रेजेंट है उनको उसके आयनिक फॉर्म में से, मतलब उस सॉलिड में से सेपरेट कर लेने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन बोलते हैं. whereas the process of splitting of a neutral molecule, whereas the process of splitting of a neutral molecule into its charged ion, the process of splitting of a neutral molecule into charged ion is called ionization, is called ionization. तो इंटरचेंजेबली वी आर यूजिंग डिसोसिएशन एंड आयनाइजेशन बोथ. हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं पर देयर इज अ डिफरेंस. डिसोसिएशन का कुछ और मतलब होता है और आयनाइजेशन का कुछ और मतलब होता है. आयनाइजेशन का क्या मतलब होता है? आयनाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई न्यूट्रल एटम टूट रहा है और टूट के आयन में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन. वेराज डिसोसिएशन का मतलब है कि एक सॉलिड है उसमें जितने आयंस है उसको आपने उससे अलग कर लिया. यू हैव सेपरेटेड द आयंस फ्रॉम इट्स सॉलिड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. सॉलिड है जिसमें नॉन आयनिक कंपाउंड भी और आयनिक भी है तो उसको अगर आपने अलग कर लिया दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. Whereas when a neutral compound is converted into its ion is called as ionization. But very frequently we use interchangeably both these terms. So ये difference clarity आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है. एक और नोट का सेकेंड पॉइंट लिखें. The extent of ionization, the extent of ionization depends upon the extent of bond, depends upon the extent of bond strength, depends upon extent of bond strength बोल रहा हूं या extent of, हाँ ठीक है, extent of bond strength ठीक है चलेगा. extent of bond strength and extent of solvation, extent of solvation, solvation. ये दोनों पॉइंट ना बहुत जरूरी है क्लैरिफाई होना. क्लैरिफिकेशन इसलिए रिक्वायर्ड है इस दोनों पॉइंट पर कि एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन मींस वो आयन में क्या हो रहा है,
कन्वर्ट हो रहा है। अगर वो आयन में कन्वर्ट हो रहा है उसका क्या मतलब है? टूट रहा होगा। अगर मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत है, यानी मेरा बॉन्ड बहुत ताकतवर है, तोड़ना मेरे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। तो अगर मेरा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बहुत अच्छा है तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कम होगा, और अगर ये वीकर बॉन्ड है तो आसानी से टूट जाएगा, तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है? यानी आयनाइजेशन और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा मतलब आयनाइजेशन कम, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम आयनाइजेशन ज्यादा। ये क्लियर हुआ कि भाई अगर ताकतवर बॉन्ड है मतलब ए बी पहले से बहुत ताकतवर है, वो क्यों टूटेगा? कैसे टूटेगा? टूटने के लिए एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर ये पहले से ही वीक है तो आसानी से टूट सकता है। ये लॉजिक तो फिर भी समझ में आ गया। सेकेंड वाला लॉजिक क्या है? एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूबल होना, यानी कोई किसमें कितनी आसानी से घुल सकता है। सॉल्युबिलिटी, कौन किसमें कितनी आसानी से घुल सकता है। इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि सॉल्युबिलिटी की परिभाषा क्या होती है, पहले ये मुझे आप बताइए। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। मैं अभी कंप्लीटली और पार्शियली डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? आंटी वाला एग्जाम्पल, बिल्कुल सही। वो आंटी वाला एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान होगा तो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ में आ जाएगा। अच्छा आप ऐसे याद करके रखे हैं? बेडरूम वाली आंटी और घर के बाहर वाली आंटी। तो ये आंटी वाले एग्जाम्पल से अपने को अच्छा क्लियर होता है। मैंने आपको कई बार ये बोला होगा, खास करके जब मैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपको पढ़ा रहा था उस टाइम भी मैंने ये आंटी वाला एग्जाम्पल आपको दिया था। सॉल्युबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि मैं अगर आपके बीच आ जाऊं तो आप मुझे डाइजेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब आप मुझे अपने साथ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। होता है ना कई बार कि एक क्लास में कोई बाहरी बंदा आ जाए तो सब लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्या होगा? सडन इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम चेंज होगा मतलब सारे अपने अपने अलग अलग दोस्त हैं, सब अलग अलग साथ में एक बॉन्डिंग है, पर अचानक से कोई नया बंदा अगर उसके अंदर आ जाता है तो फिर वो पूरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूं। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको एक और एंगल से समझिए कि मान लीजिए कि आपके क्लास में एज ए टीचर नहीं, मैं एज ए फ्रेंड आपके बीच में आ जाऊं, जो कि ऑब्वियसली है ही एक तरीके का, क्योंकि जितनी बातें मैं आपसे कर लेता हूं उतना तो आप आपसे भी नहीं करते होंगे। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं आपके बीच में आ जाऊं तो अब दो तरह का टीचर होता है। एक होता है बहुत थोड़ा फ्रेंडली टीचर होता है, और एक होता है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का टीचर होता है। तो आपको ऑब्वियसली पता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का टीचर हूं, और आप इस बात पर हंस रहे हैं, मतलब आपने मुझे बता दिया मैं कैसा टीचर हूं। तो अब मान लीजिए मैं अगर आपके बीच में आ जाऊं तो आप मेरे साथ दो ही व्यवहार रख सकते हैं। एक, अरे इसको हटाओ यार, बेकार है साला बूढ़ा आदमी बीच में कहां घुसे, निकालो इसको। तो एक तो ये अप्रोच होगा। सेकंड अप्रोच आपका क्या हो सकता है? अरे नहीं अच्छा है यार, सर भी रहेंगे तो और मजा आएगा। कई बार आप पार्टी करते हैं तो रहता ना कि नहीं सर भी रहे तो अच्छा लगेगा, कह रहे अरे यार सर को इसमें से निकाल यार, ये रहेगा तो फिर मस्ती नहीं होगा, मजा नहीं करने देगा। दो तरह का अप्रोच है ना आपका। अब ये जो अप्रोच है ना, दिस इज ओनली सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसकी? मेरी सॉल्युबिलिटी आप लोगों के साथ। ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सॉल्युबिलिटी इज नॉट द बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी नहीं है। सॉल्युबिलिटी इज द बॉन्ड बिटवीन यू एंड मी। अगर मैं आप में घुलना चाह रहा हूं, मैं सॉल्यूट हूं, आप सॉल्वेंट हैं, मैं आप में कितना अच्छा घुल पाऊंगा वो डिपेंड करेगा कि मेरे आपके बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, ना कि आप लोगों के बीच में कैसी बॉन्डिंग है। इससे मेरे सॉल्युबिलिटी का क्या लेना देना है? मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है? मुझे अगर आप में घुलना है, मिलना है, तो मेरे और आपके बीच का बॉन्डिंग समझ में आना चाहिए कि वो ताकतवर है या कमजोर है। अगर ताकतवर है मतलब मैं अच्छे से घुल पाया आपके बीच में, और अगर ताकतवर नहीं है, वो मेरे और आपके बीच का बॉन्डिंग कमजोर है, तो मैं नहीं घुल पाऊंगा आपके बीच में। कभी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपस में आप लोगों की क्या बॉन्डिंग है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा घुलनसार आपके बीच में गया और बहुत ज्यादा अच्छे से घुल गया, तो इसका मतलब आप सबने मुझे पकड़ के रखा हुआ होगा। अगर आप सबने मुझे पकड़ के रखा हुआ है तो आपका मतलब वहां जो डिसोसिएशन होने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? ऑब्वियसली जब बहुत स्ट्रांगली आप मेरे को पकड़े हैं तो आप डिसोसिएट क्यों करेंगे?
वेरएस मैं अगर आपके बीच में घुल रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ लोग करें, अरे हटा यार ये टकले को बाहर निकाल यार, ये बूढ़ा आदमी, इसको कहाँ तुम ले आए, 2-2 बच्चे का बाप है, हम लोग अभी सब यंग कितने 17-18 वर्ष के हैं, कहाँ इसमें 2 बच्चे के बाप को तुम लेके, तो ऐसे बोलते भी होंगे आप अपने मन में, पर अभी शायद नहीं बोल रहे होंगे, पर ऐसे बोल भी देते होंगे कई बार। तो मान लीजिए उस तरह का अप्रोच अगर आपके मन में आ जाए, देन व्हाट, तो इसका मतलब हमारे बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। अगर हमारे बीच की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो फिर आप आसानी से टूट सकते हैं, डिसोसिएशन आसान होगा। तो कह रहा है कि अगर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है, मतलब बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग बना हुआ है, और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा तो आयनाइजेशन नहीं होगा। वेरएस अगर सॉल्वेशन की जो एक्सटेंट है वो कमजोर है, इसका मतलब आपके मेरे बीच का बॉन्ड कमजोर है, तो आप आसानी से टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बीच का आपसी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन कमजोर हो जाएगा, बिकॉज अगर ये पहले ही बहुत स्ट्रांग है तो क्यों टूटेगा, क्यों? क्लियर? तो ये बेसिक लॉजिक आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन के साथ वो भी उल्टा ही चलेगा, अगर एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ज्यादा है तो आयनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। क्लियर? चलिए, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर हेडिंग डालना चाहिए आपको, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, सॉरी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब देखिए एसिड की परिभाषा बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज एन एसिड? द सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन इज नोन एज एसिड। यही परिभाषा पढ़े हैं ना, कि और कोई परिभाषा भी पढ़े हैं? और कोई परिभाषा पढ़े हैं? नहीं। चलिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो मुझे ये बताइए, NH3 या मैं बोलूं AlCl3, क्या बोल रहा हूं? AlCl3, इसमें H है? नहीं। पर मैं अगर बोलूं ये भी एसिड है तो आपकी परिभाषा तो गलत हो जाएगी। इसमें OH है, अगर मैं बोलूं ये बेस है तो वापस से आपकी परिभाषा गलत हो गई। परिभाषा क्या पढ़ा आपने? परिभाषा आपने पढ़ रखा है, द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन और OH- आयन इज नोन एज एसिड और बेस रेस्पेक्टिवली। जो H+ दे, एक मिनट, जो H+ दे वो एसिड, जो OH- आयन दे वो बेस। पर इसके अलावा भी कई सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो एसिड या बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था ना, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा दिया गया था, यानी एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जिसका नाम था आर्हेनियस। क्या नाम था उसका? आर्हेनियस। आर्हेनियस ने जो लुईस बेस एसिड का कॉन्सेप्ट दिया, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि बेस वो जो OH- आयन दे और एसिड वो जो H+ आयन दे। पर कुछ और भी ऐसे कंपाउंड्स देखे गए जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा था और बेस की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन उसमें H+ जैसा कुछ भी नहीं था और उसमें OH- जैसा कुछ भी नहीं था। तो आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत नहीं हुआ, एक हद तक सही था, पर सब पर वो वैलिड नहीं रह पाया। तो फिर एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा क्या तुम डेफिनेशन दे रहे हो, मेरा डेफिनेशन सुनो। तो उसने फिर अपनी परिभाषा दी। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो बेस। तो सेकंड जो परिभाषा दी गई वो दी गई बाय डेनिश केमिस्ट कॉल्ड एज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। उन्होंने जो परिभाषा दी वो इसके टर्म्स में नहीं दी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो एक मिनट, जो H+ दे वो एसिड और जो H+ को एक्सेप्ट करे वो बेस, ऐसा एक परिभाषा दिया। ओनली इन टर्म्स ऑफ H+ ओनली। ये H+ OH- दो कॉन्सेप्ट आ रहे थे, तो H+ देने वाला एसिड और H+ लेने वाला बेस, ऐसा एक परिभाषा आया। फिर वो भी परिभाषा किस जगहों पर, बहुत जगहों पर गलत हो गई। फिर एक नए साइंटिस्ट आए, यानी एक नए केमिस्ट आए, उन्होंने, उनका नाम था लुईस, और लुईस ने जो परिभाषा दी वो आज भी ट्रू है और वो हर जगह क्या होता है, वैलिड होता है। तो देयर आर 3 स्कूल ऑफ थॉट्स जिसने अलग अलग परिभाषाएं दी। पहला आर्हेनियस, सेकंड ब्रॉन्स्टेड लोरी एंड थर्ड लुईस। अपने को ये तीनों लुईस एसिड बेस, माने लुईस एसिड और बेस तीनों के प्रोस्पेक्टिव में हमें पढ़ना है, और यही पढ़ने के साथ शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप पहले लिखें एसिड और बेस की परिभाषा लिखें। द वर्ड एसिड हैज बीन derived from
The word acid, heading डाल लिया ना, acid, bases and salts. The word acid have been derived from Latin word acidus, acidus, A-C-I-D-U-S, acidus, meaning क्षार, meaning क्षार. क्षार मतलब समझते हैं, S-O-U-R, खट्टा. क्षार मतलब खट्टा. तो एसिड जनरली खट्टा होता है. और खट्टे की आवश्यकता किसको होती है? प्रेग्नेंट वुमन. प्रेग्नेंट वुमन को क्यों खट्टे की आवश्यकता होगी? अरे हर आदमी खा रहा है खट्टा. तुम गुपचुप नहीं खा रहे हो क्या? तुम लड़के हो, गुपचुप नहीं खाते क्या? इमली नहीं खाते क्या? विनेगर नहीं ले रहे हो? नींबू नहीं खा रहे हो? अजब हाल है भाई. प्रेग्नेंट वुमेन कौन पढ़ा रहा है तुम्हें बायो? थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो तुम? प्रेग्नेंट वुमेन. एक्चुअली सही बोला भाई, सामने गलत नहीं बोला, पर ये यही एक पर्सपेक्टिव नहीं था, और भी पर्सपेक्टिव थे, पर तुम्हारा ध्यान इधर तरफ कैसे गया? बायो लिए हो क्या 11th में? अच्छा, देखिए वही होता है ना, जो मैथ्स लिया होता है ना उसको बायो के प्रति बड़ा इंटरेस्ट रहता है, उसमें भी खास करके एक ही चैप्टर. खैर, तो क्षार आपने ज्यादातर केस में ऐसा देखा होगा. विनेगर खट्टा होता है टेस्ट में. लैक्टिक एसिड, सॉरी बोलते हैं लैक्टिक एसिड, जो व्हाट इज दैट एसिड फाउंड इन साइट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, आपको ऑरेंज में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड एंड्स में पाया जाता है. अच्छा, मैंने बताया भी होगा, वो चींटी का अचार तो नहीं खाया होगा आप लोगों ने? बताना. हाँ, वो चींटी का अचार बहुत बेहतरीन. वो कभी अगर मौका लगे तो किसी आदिवासी दोस्त के घर जाइए, मतलब जो झारखंडी है उसके घर जाइए, खास करके उड़ीसा बॉर्डर, तिरिंग जो उड़ीसा का बॉर्डर है, उस गांव का बहुत फेमस है वो चींटी का अचार, वो खा के देखना चाहिए. देन टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड. तो इस तरह से बहुत सारे जगहों पर अलग अलग एसिड हमें देखने को मिलता है, और सारी के सारे जो टेस्ट हैं वो कैसे हैं? खट्टा होता है. तो खट्टा को लैटिन में एसिडस बोलते हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? एसिड नाम दिया गया. देन आगे लिखें, ये कुछ वो कौन किस सोर्स से मिलता है उसका एक टेबल बना ही लीजिएगा. एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर, साइट्रिक एसिड लेमन, एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज, एस्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज, ASCORBIC, स्कॉर्बिक एसिड ऑरेंज. ये बुक कह रहा है तो सही कह रहा होगा. नेक्स्ट, टार्टरिक एसिड, टैमरिड, क्या बोलते हैं इमली को? TAMARIND, नो, टैमरिड. और टर्मरिक नहीं, तुम टर्मरिक सोच रहे हो क्या? बिको वज्रदंती, वो टर्मरिक, दैट वन. टार्टरिक एसिड, ठीक है. अपने पेट में क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये सारे के सारे क्या होते हैं ना? खट्टा होता है. और आपने देखा होगा जब आप ज्यादा खा लेते हैं और अपच होता है और एसिडिटी की शिकायत होती है, उस टाइम जो वापस आता है, कभी उल्टी वापस आया मुंह में? कई बार होता है ना, जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो कुछ रिटर्न आता है, वो रिटर्न हमेशा खट्टा ही आएगा, वो कभी मीठा नहीं आता है. इवन इफ आई यू हैव नॉट टेकन रसगुल्ला, रसगुल्ला भी लिया हूं, पर वो जो रिटर्न आता है वो हमेशा खट्टा होता है, बिकॉज जहां से वो आ रहा है वो सोर्स ही HCl का है. HCl मतलब एसिड, और एसिड मतलब खट्टी चीज. सेकेंड पॉइंट, मतलब इसके नीचे आप लिखें, एसिड्स टर्न्स BRA, ब्लू कलर टू रेड. ये तो एक ऐसा वर्ड है जो मतलब मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया था, आज भी मेरे को याद है. ब्लू टू रेड एसिड, BRA, ब्लू टू रेड एसिड. और कोई दूसरा मतलब नहीं है इसका जो मैंने अभी आपको बताया. BRA मीन्स ब्लू टू रेड एसिड. अच्छा, क्या बात, मतलब लेगेसी डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. और वो सारे बच्चे जो BRA से ब्लू टू रेड एसिड याद किए, अननोइंगली और नोइंगली दे आर माई शिष्य. गुड. तो ब्लू टू रेड एसिड होता है, और जब कभी भी आप इसकी रिएक्शन किसी मेटल से कराते हैं तो आपको वहां से क्या लिबरेट होता हुआ दिखाई देगा? हाइड्रोजन गैस.
और H2 गैस अगर वहां से लिबरेट हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो कैसे आप पता करते हैं कि वो मतलब वो पॉप साउंड आएगा जब आप वहां पर फायर लेके जाएंगे तो वो पॉप साउंड आएगा। पॉप साउंड कैसा होता है, हैंड बे, नॉट लाइक दैट। पॉप साउंड कैसा होता है, नहीं, और अच्छे से करा जाए ना वो वाला बोतल खोलने वाली जो आवाज होती है। तो मैं बता नहीं रहा क्योंकि तो आप शक करेंगे कि सर जवानी में बोतल तो नहीं खोलते थे। हाँ, तो इसलिए मैं खोल के नहीं दिखा रहा आपको, नहीं तो आप डाउट करेंगे कि सर ने इंजीनियरिंग में लगता है ठीक ठाक मेहनत किया हुआ है। चलिए ठीक है। और जब कभी भी आप एसिड को बेस के साथ मिलाएंगे तो वो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट न्यूट्रलाइजेस इट, न्यूट्रलाइजेशन मतलब सॉल्ट मिलेगा। वैसे अभी नया एसिड का डेफिनेशन क्या है? सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में है, लुईस ने जो बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखें, द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, तीता होता है, उसको बेस बोलते हैं। नॉट वो वाला बेस जो बेबी को पसंद है, उसको बेस बोलते हैं। द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेस। बेस ना, बेस, बेबी का बेस नहीं, टेस्ट वाला बेस, बिटर टेस्ट। और इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपने कहां देख रखा है, एंटासिड, नहीं। जब कभी भी आप साबुन, बेस्ट एग्जांपल साबुन है। साबुन ज्यादातर हम लोग, अब तो नहीं पर छोटे थे तो मुझे लग रहा है कि शायद नहाते वक्त तो मुंह में आ ही जाता है, कई बार नहाते ही वक्त आता है, मतलब नहीं तो ऐसा सच कोई ऐसे साबुन लेके टिकिया ऐसे तो कभी नहीं कोई करता है, पर गलती से ही हो सकता है कि आपने मुंह में ऐसा नहाते वक्त ऊपर से गिरा और आपने तो वो जो है ना टेस्ट वो बिटर होता है, तीता होता है। और कई जगह इसको देखा जाए, खास करके एक एग्जांपल हम लोग 10th में पढ़े थे कि जब आप बेकिंग सोडा, वो जो केक बनाने की जो प्रक्रिया है, वाई वी ऐड सम एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस डालते थे ना सो दैट वो बेस न्यूट्रलाइज हो जाए। एसिड हम लोग डालते थे, बेकिंग सोडा को जब आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज अ बेस। अब अगर आपने बाहर से एसिड नहीं डाला तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, तो वो केक जो है वो तीता लगेगा खाने में। तो जानबूझ के हम उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करते हैं। 10th क्लास में हम लोगों ने वो जो चैप्टर था ना सॉल्ट वाला, शायद यही चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बेस हम लोग क्यों ऐड करते हैं, ताकि वो फ्लफी बन जाए? नहीं, वो फ्लफी तो इसलिए है कि हमने बेकिंग सोडा डाला ताकि उसमें से CO2 आप हीट करेंगे निकल जाएगा, पर CO2 हीट करके निकला तो बचा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और थोड़ा बहुत भी पानी मिला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेस, बेस माने तीता, तो वो तीता को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एसिड डालते हैं ताकि वो एसिड बेस रिएक्शन होके क्या बन जाए, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर तो चूंकि आप हीट करेंगे तो निकल जाएगा, सॉल्ट रहेगा तो कोई बात नहीं, सॉल्ट तो हमारे शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये ऐसा होता था। नेक्स्ट, कौन से कलर किस में कन्वर्ट होता है, रेड टू ब्लू इज बेस, ऑब्वियसली ब्लू टू रेड इज एसिड, तो रेड टू ब्लू इज बेस। RBA, रेड टू ब्लू इज RBA, रेड टू ब्लू इज बेस। नेक्स्ट, अगेन जब आप बेस में एसिड डालेंगे तो वो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर। और सॉल्ट की क्या परिभाषा है, जब कभी भी एक एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, जब कभी भी किसी एसिड को आप बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट जो मिलता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, 3 टाइप का हो सकता है। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। कब हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, वीक बेस, वेरी गुड। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करेंगे वीक बेस के साथ तो उस टाइम हमें क्या मिलेगा, मिलेगा तो सॉल्ट ही अलोंग विथ वाटर, पर इस सॉल्ट की जो नेचर होगी वो क्या होगी, एसिडिक सॉल्ट होगी, बिकॉज स्ट्रॉन्ग क्या लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है। स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट ही मिलेगा अलोंग विथ वाटर, पर इस सॉल्ट का एक नेचर होगा, ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, कैंसल आउट। वीक एसिड जब रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ तो ये भी वापस से क्या बनाएगा, सॉल्ट ही बनाएगा, पर ये भी न्यूट्रल ही होगा, बिकॉज न्यूट्रल वीक दोनों को समान तरीके से डिसोसिएट करेगा। वेयर एज जब आप इसे वीक एसिड को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ,
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तब जो सॉल्ट आपको मिल रहा होगा along with वाटर वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। बिकॉज इस बार आपने क्या ले रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब सॉल्ट बनता है तो वो कैसा बनता है, बेसिक नेचर का बनता है। क्लियर। हेडिंग डालें, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। Arrhenius, ARRHENIUS, Arrhenius concept of acid and base। मैंने इस बारे में कोई जिक्र किया था क्या पहले कभी? टेंथ में ऑलरेडी बताए हैंगे। व्हाट डू यू मीन बाई बेसिसिटी ऑफ एसिड एंड एसिडिटी ऑफ बेस? नंबर ऑफ आयनाइजेबल H। वैसे तो मैंने ये आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया होगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस। जितने ज्यादा H प्लस देंगे कोई भी एसिड, अब जैसे कोई होता है मोनोबेसिक एसिड तो कितने H प्लस दे रहा होगा, 1। डाई बेसिक एसिड कितने H प्लस दे रहा होगा, 2। ट्राई बेसिक एसिड कितने दे रहा होगा, 3। तो इस तरह से मैंने ये भी बताया होगा। और मोनो एसिडिक बेस भी बताया होगा। जो एक OH माइनस दे वो मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस। जो 2 H प्लस, जो 2 OH माइनस आयन दे उसको क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस। और जो 3 OH माइनस आयन दे उसको क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। एसिडिक वर्ड इज एसोसिएटेड विद बेस एंड बेसिसिटी इज एसोसिएटेड विद एसिड। ये ध्यान रखना है। लिखें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, all substances, according to this concept, all substances that gives hydrogen ion, all substances that gives hydrogen ion, that gives hydrogen ion in aqueous solution and OH minus ion OH minus ion in aqueous solution is called acid and base respectively, is called acid and base respectively। जो H प्लस दे वो एसिड, जो OH माइनस आयन दे वो बेस। HA aqueous gives H plus aqueous plus A minus aqueous is acid। HA when react with water liquid, it gives H3O plus aqueous plus A minus aqueous। This H3O plus is called as hydronium ion, hydronium ion। दिस इज कॉल्ड एज एसिड। याद रखिएगा, अब तक तो बचपना कर रहे थे तो कोई बात नहीं, पर अब बचपने से थोड़ी सीनियोरिटी आनी चाहिए आपके अंदर। कभी भी किसी एसिड को एक्वस फॉर्म में जब आप तोड़ते हैं तो यू नेवर गेट H प्लस, यू विल गेट ऑलवेज H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन का मतलब ही होता है कि पानी के साथ क्या मिला हुआ है, H प्लस मिला हुआ है। क्लियर, याद रखना है, अब के बाद से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जब आप बेस की बात करते हैं तो B OH माइनस एक्वस, इसको जब आप डिसोसिएट करेंगे यू विल गेट B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। और जहां आपको OH माइनस आयन मिले वो हो गया बेस, और जहां आपको हाइड्रोनियम या फिर H प्लस मिले दैट इज कॉल्ड एज एसिड, एसिड एंड बेस। क्लियर, डन। नोट डालकर एक बात लिखें, राइट। नंबर ऑफ H प्लस आयन, ये लिख लिया ना बोर्ड में, ये अपनी कॉपी में लिखा नहीं लिखा, इसको जरूर से लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी लिखें। देन यू राइट नंबर ऑफ H प्लस आयन delivered by an acid, number of H plus ion delivered by an acid
in its aqueous solution is called basicity or protosity is called basicity or protosity, PROTOCITY, प्रोटोसिटी। कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आपके रिएक्शन में निकल रहे हैं, यानी एसिड के निकल रहे हैं, तभी हम उसे क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। जैसे अगर कहीं पर मुझे HCl को मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूं, आपको क्या मिलेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये जो H प्लस मिला ये मोनोबेसिक हो गया। पर जैसे ही आप H2SO4 एक्वस में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। ये दो मॉलिक्यूल मिलने का क्या मतलब है, बाई या डाई बेसिक एसिड और H3PO4, जब आप इसको डिसोसिएट कराएंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस एक्वस प्लस PO4 3 माइनस एक्वस, ये जब मिला तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। दिस इज मोनो बेसिक एसिड, दिस इज डाई बेसिक एसिड, दिस इज ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर। और सिमिलरली इसी प्रकार से आप मोनो एसिडिक बेस को भी देख सकते हैं। तो मोनो एसिडिक बेस को कैसे देखेंगे वो भी जरा ध्यान से देखिए। यहां देखिए ध्यान से, आप जब लिखते हैं NaOH एक्वस लिखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, NaOH एक्वस लिखेंगे तो मिलेगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। और चूंकि एक ही मुझे OH माइनस मिला है, इसको क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। वेरएस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब मैं बात करता हूं एक्वस, मुझे क्या मिलेगा, Ca2 प्लस एक्वस, साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस, और इसको क्या बोलेंगे, बाई एसिडिक बेस। वेरएस अगर मैं बोलूं AlOH होल थ्राइस एक्वस, इसको जब आप डिसोसिएट करिएगा तो आपको मिलेगा Al3 प्लस एक्वस, साथ में मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH माइनस एक्वस, और इसको आप क्या बोलेंगे, ट्राई एसिडिक बेस। 3 मॉलिक्यूल ट्राई, 2 मॉलिक्यूल डाई, 1 मॉलिक्यूल मोनो। क्लियर, डन। ये कहां लिख रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट लिखे नोट का, द सब्सटेंस। ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए, लेट बहुत करते हैं लिखने में आप लोग यार। हाँ जो भी है, मतलब जो भी पॉइंट चल रहा हूं, पॉइंट का तो मेरे को आइडिया नहीं है। डन, अब हो गया। चलिए नेक्स्ट, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो H प्लस और OH माइनस आयन दोनों ही दे देते हैं, और जो H प्लस और OH माइनस आयन दोनों दे दे उसको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे उसको, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक बिहेवियर भी दिखाए और बेसिक बिहेवियर भी दिखाए। ऐसा कोई सब्सटेंस जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। H प्लस भी मिल गया और OH माइनस भी मिल गया, ऐसा कोई है क्या हमारे बीच में, हमारे बीच में तो ऐसा कोई नहीं है जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाए। कोई है सौम्या, कोई है ऐसा जो दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है हमारे बीच में, आपको पता होगा। कोई नहीं दिखा रहा ऐसी प्रॉपर्टीज, नहीं। वाटर, पानी तो दिखाएगा। पानी को अगर आप एक्वस कर दें तो पानी खुद ही एक्वस है, वो क्या देगा, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। H प्लस भी दे रहा है और OH माइनस भी दे रहा है। पानी जब डिसोसिएट करता है तो दोनों ही मिलता है, H भी मिलता है और
OH माइनस भी, इसको ही क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। लिख लीजिए, इसमें आपको हाइड्रोजन आयन भी मिला और हाइड्रोक्सिल आयन भी मिला, HYDROXYL, HYDROXYL हाइड्रोक्सिल आयन, HYDROXYL हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस आयन को दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन भी है, तो इसे OH माइनस आयन भी बोलते हैं। क्लियर। हेडिंग डालें, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। अब इस थ्योरी की ना कुछ लिमिटेशंस है। व्हाट डू मीन बाय लिमिटेशन, कहां कहां ये फेल कर गया, और अगर ये फेल ना हुआ होता तो फिर आगे की थ्योरी पैदा कैसे होती। जैसे मैंने आपको बताया कि एसिड 3 अलग अलग केमिस्ट ने डिफाइन किया है, पहला आर्हेनियस, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लोरी और तीसरा लुईस ने। आज जो सब जगह सही हुए उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बेस। इसीलिए आपको याद होगा जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया होगा, क्योंकि लुईस की बात बहुत सही थी, इसलिए हमने लुईस के ही सारे कॉन्सेप्ट्स को माना। नेक्स्ट लिमिटेशंस में पहला पॉइंट लिखें, फ्री H प्लस एंड OH माइनस आयन, फ्री H प्लस एंड OH माइनस आयन, free H plus and OH minus ion, because of their high reactivity, do not exist in water, do not exist in water, do not exist in water मतलब पानी में H प्लस और OH माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि पानी में अगर H प्लस OH माइनस होना डिसोसिएट हो गया होता तो हर टाइम हम एसिड पी रहे होते जब पानी पी रहे हैं, पर ऐसा तो है नहीं, हम तो पानी पीते हैं। चूंकि पानी बहुत ज्यादा स्टेबल है तो वो इस तरफ नहीं आता, वो किस तरफ रहता है, इसी तरफ रहता है, और ऑलमोस्ट 100% इसी तरफ रहता है, इस तरफ आता ही नहीं है, क्योंकि इधर वो काफी ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट इज लिक्विड, द कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू, द कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू solution, aqueous solution only. The concept is restricted to आयंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तो aqueous में ही ना प्रेजेंट होगा। हाँ, तो कई सारे ऐसे सॉलिड्स भी हैं जो दिखाते हैं एसिडिक नेचर, पर उसके बारे में तो हम कोई बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकली हम लोग H2O को अलग कर सकते हैं, मतलब H प्लस और OH माइनस। ना ना, हाँ क्यों नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो क्यों नहीं होएगा। आप भैया ये इधर स्टेबल है, इसको अनस्टेबल करना है, फोर्स दे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए, वो इलेक्ट्रोलाइसिस को बोलते हैं, जो हाइड्रोलाइसिस को तो बोलते हैं, पानी को H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट करना ही हाइड्रोलाइसिस। आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उसको H2 गैस और O2 गैस में कन्वर्ट कर लिया, तो पाना है H2O2, 10 और तरीके हैं पाने के, यही पानी तोड़ के क्यों पाना है। पानी सबसे ज्यादा स्टेबल है, आपको एनर्जी लगाना होगा, खर्चा करना होगा, आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे खर्चा आएगा, वो खर्चा करके आप H2O2 बना रहे हैं। साले एसिड में वो मेटल को डाल दीजिए, H2 मिलता रह जाएगा, वो कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर दीजिए या रिडक्शन रिएक्शन कर दीजिए, O2 मिलता रह जाएगा। क्यों हम इतना मेहनत करके एक H2O2 पाएंगे। लिखें थर्ड पॉइंट, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स, द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स such as BF3AlCl3, the acidic character of certain salts such as BF3 and AlCl3, and basic character of certain salts NH3 and PH3 cannot be explained with the help of this concept. Cannot be NH3 and PH3 cannot be explained with the help of this concept. Last point, it is not applicable to the compounds which do not contain free H plus and OH minus ion. It is not applicable to the compounds which do not contain free H plus and OH minus ion. To the compounds which do not contain free H plus or OH minus ion. Free H plus यहां भी नहीं है, फ्री OH माइनस यहां भी नहीं है, स्टिल इट इज शोइंग बेसिक कैरेक्टर एंड स्टिल इट इज शोइंग
एसिडिक करेक्टर, तो कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हेडिंग डालें ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड BRONSTED, ब्रॉन्स्टेड लोरी LOWRY of acid and base. डन। अब इनका जो परिभाषा था ना वो डिपेंड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन डोनर इज एसिड एंड प्रोटोन एक्सेप्टर इज बेस। एक ही सिंपल सा इनका लॉजिक है, राइट। दिस कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय डैनिश केमिस्ट। डैनिश पीपल कहां के होते हैं? डच के, डच के पीपल, डच पीपल आर कॉल्ड एज डैनिश, तो वहां के वो थे डैनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट। इंग्लिश केमिस्ट मतलब इंग्लिश केमिस्ट और ब्रिटिश केमिस्ट। ब्रिटिश केमिस्ट हुआ तो ब्रिटेन इंग्लैंड का हुआ, इंग्लिश केमिस्ट मीन्स यूएसए, अमेरिकन। देयर आर टू टाइप ऑफ इंग्लिश, नो, अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। अच्छा, वो और भी मतलब ये तो खैर टॉपिक ऑफ डिबेट हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश जो है वो दो तरीके से बोली जाती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है और एक अमेरिकन इंग्लिश है। दोनों के एक्सेंट भी अपने अलग अलग हैं, दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, दोनों के स्पेलिंग भी अलग अलग है। इंडियन इंग्लिश भी है। हाँ, और इंडियन इंग्लिश जो हम लोग बोलते हैं, और इंडियन इंग्लिश में भी कई प्रकार के हैं, बंगाली इंग्लिश, उड़िया इंग्लिश, बिहारी इंग्लिश। बिहारी आदमी इंग्लिश बोल रहा हो पकड़ के आ जाता है, बिहारी इंग्लिश बोल रहे हैं। उड़िया आदमी बोलेगा पकड़ में आ जाएगा। जैसे अब कोई साउथ इंडियन बोल रहा है इंग्लिश, वो बोलेगा यम यन, अब वो MN नहीं बोल सकता, वो बोलेगा यम यन, तो पकड़ में आ जाएगा कि वो वहीं से बोल रहा है। यन्ना, यम्मा, आंध्र प्रदेश। और बिहारी? बिहारी का तो मेरा ही जो टोन है वही बिहारी हो गया फिर तो। नहीं, वो पान लेके। अच्छा, ऐसे मैंने पान लिया, वो पान लिया तो फिर बनारस होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार क्यों जाएगा? अरे यार कुछ भी है। चलिए लिखे, एंड इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी, इंग्लिश केमिस्ट थॉमस एम लॉरी। आप ये स्टार्टिंग से बोलिए ना। The concept was proposed by Danish chemist Bronsted and English chemist Thomas M. Lowry, LOWRY. Full stop. According to this concept, an acid is a substance. According to this substance, according to this concept, an acid is a substance which can donate H plus, which can donate H plus to some other substance, to some other substance, to some other substance, and base is a substance which accepts the proton to form acid. Base is a substance which accepts the proton to form acid, which accepts the proton to form acid. और इन्होंने ही पहली बार दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस दिया था। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो कॉन्सेप्ट था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हैं। NH3 ये इक्विलिब्रियम में है NH4 प्लस के। अगर NH3 NH4 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर एक H प्लस ऐड हुआ होगा और इधर से जब ये इधर आ रहा होगा तो इसने एक H प्लस को क्या किया होगा, दे दिया होगा। इनके हिसाब से जो H प्लस दे सकता है वो एसिड, और जो H प्लस को निकाल सकता है, सॉरी H प्लस दे सकता है, जो H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, बेस। परिभाषा एक बार पढ़िए तो क्या कह रहा है। According to this concept, acid is a substance which can donate H plus. अब जिसके पास होगा वही H प्लस देगा, क्योंकि NH4 को जब आप तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, NH4 को आप लिखेंगे NH3 प्लस H प्लस। तो भाई NH4 जब टूटा होगा तो H प्लस मिला होगा, तो एसिड इज अ सब्सटेंस जो H प्लस दे,
और बेस इज द सब्सटेंस जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। तो प्रोटोन माने H प्लस, प्रोटोन को एक्सेप्ट करना। व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोटोन? H प्लस को प्रोटोन का नाम क्यों दे दिया गया? हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1 बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं, जो नीचे लिखा होता है ऐसे X, इसको बोलते हैं Z, इसको बोलते हैं A। तो इलेक्ट्रॉन्स Z मतलब नीचे जो Z लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर फॉर अ न्यूट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर Z की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 1। वेयर एज A जो होता है वो होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन। तो यहां पर ये भी 1 है, तो एक प्रोटोन तो होगा ही मिनिमम, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर न्यूट्रॉन नहीं होता, यानी हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। अब न्यूट्रॉन को छोड़ दीजिए, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तभी तो ये H प्लस बनेगा। H प्लस अगर ये बना तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इस सेटिंग के पास क्या बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा हुआ है, इसलिए इसका एक दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन भी है। तो H प्लस को एक दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? प्रोटॉन के नाम से ही बुलाते हैं। तो कई बार अगर प्रोटॉन देखने को मिले, अब ये नहीं कह रहे अरे यार H प्लस का नाम कैसे आ गया? प्रोटॉन है। प्रोटॉन और H प्लस एक ही चीज होती है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। और ये क्या कर रहा है? NH3 जब एक H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेस में। तब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉरी, बेस जो है जब वो एक H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेस में। बेस जो है वो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिड में। और एसिड जब H प्लस दे रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? बेस में। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि एसिड प्लस बेस विल गिव यू कॉन्जुगेट एसिड प्लस, ये लिख रहे हैं क्या आप लोग? ये वाला जल्दी लिखिए। ये नहीं ना, मिटा रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं। हाँ, कॉन्जुगेट बेस क्या मतलब है उसका समझिए। एसिड जब अपना H प्लस किसी को दे देता है, एसिड जब अपना H प्लस किसी को दे देता है तो जो वो बनता है वो क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस बनता है। और बेस जब H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपना क्या बना लेता है? कॉन्जुगेट एसिड बना लेता है। तो एसिड कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट बेस में और बेस कन्वर्ट होता है कॉन्जुगेट एसिड में। यहां कोई डाउट है? अब मैं यहां पे ना थोड़ा टेक्निकल एक सवाल पूछने वाला हूं जो कि कॉन्टेक्स्ट के बाहर का है पर आपको पता होना चाहिए। मैं अगर कह रहा हूं कि कॉन्जुगेट एसिड या मैं बोल रहा हूं कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन द एसिड, कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन द एसिड जिससे वो बना है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी? कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल देन द एसिड जिससे वो फॉर्म हुआ है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। फॉरवर्ड में आने का मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। क्लियर? अगर मैं बोल रहा हूं कि NH3 से ज्यादा स्टेबल NH4 प्लस है तो इसका मतलब है कि NH3 NH4 प्लस में कन्वर्ट होकर अपने आप को स्टेबल देख पा रहा है और वो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा, यानी वो ऐसा ना रहना चाहता जबकि ऐसा रहना चाहता है। इसका रिवर्स, कोई भी बेस से अगर उसका कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल है तो वो बेस में रहना चाहेगा कंजुगेट एसिड में, ऑब्वियसली कंजुगेट एसिड में। यहां पर क्या होता है, ये ऐसे में नहीं रहना चाहता, ये कैसा रहना चाहता है? ऐसा रहना चाहता है। मतलब एक चीज है कि ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सेकंड चीज है ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रही है। ये इसमें कन्वर्ट होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पर अमोनिया के केस में ये आगे जाना नहीं पसंद करता, ये कहां आना पसंद करता है? पीछे, बिकॉज अमोनिया एसिड के फॉर्म में नहीं रह सकता। क्यों? लॉजिक क्या हो सकता है उसका? अमोनिया NH4 प्लस है, नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके ऊपर आप कौन सा चार्ज दिए हुए? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज रखेगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा रखेगा तो, इसलिए नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, इसलिए ये अनस्टेबल होता है और ये स्टेबल। और ये अगर स्टेबल है तो रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगी? इधर। यानी ये जो अभी कंजुगेट एसिड बना है उससे ज्यादा स्टेबल कौन है? बेस। तो कंजुगेट एसिड से ज्यादा स्टेबल कौन है? बेस। इसलिए इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएगा? पीछे की ओर हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी से भी हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन आगे की ओर जाएगी या फिर पीछे की ओर जाएगी। डन। नेक्स्ट
लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ये सब लिख लिए जो लिखा हुआ है, जल्दी 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 लिखिए, मुझे लग रहा है एक क्लास लग ही जाएगा, और क्योंकि फैक्टर भी पढ़ाना है, फिर पीएच भी पढ़ाना है, तो कल तो क्लास लेंगे ना सर? देखते हैं। इसको पहले लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो बहुत हद तक तो इसने समझाने की कोशिश कर दी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये कुछ जगहों पर फेल हो रहा था। कहां कहां वो देखते हैं। द डेफिनेशन इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑकरिंग, द डेफिनेशन is unable to explain the reaction occurring in the non-protic solvent. Non-protic solvent, what do you mean by non-protic solvent? जिसमें H plus नहीं है, प्रोटोन की अवेलेबिलिटी नहीं है, non-protic solvent. This definition is unable to explain the reaction occurring in non-protic solvent such as COCl2, SO2, N2O4 etc. COCl2, SO2, N2O4 etc. सेकेंड, अभी भी ये नीचे वाला कहां गया, दो लिखा था ना आपने ऊपर कि NH3 और PH3, और सीखा था AlCl3 और BF3। तो NH3 और PH3 अभी एसिडिक या बेस क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो तो चल गया क्योंकि वो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस देगा, पर BF3 और AlCl3 का तो अभी भी पता नहीं चला कि ये एसिड क्यों है। AlCl3 और BF3 का अभी भी हमें कोई आइडिया नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, BF3 एंड AlCl3 डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन। BF3 and AlCl3 do not have any hydrogen. Hence, the nature of acid cannot be explained from this concept. From this concept. Heading डालिए, लुईस एसिड एंड बेस। हेडिंग डालें, लुईस एसिड एंड बेस। यहां तक रखते हैं आज की क्लास में। अगली क्लास में इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।